2025 में जब ज्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव में रिटर्न दिया, तब एक स्मॉल कैप फंड ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया 15% से ज्यादा रिटर्न देकर। यह देखकर सवाल ये उठता है कि उस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर ने वो क्या देखा बाजार में जो बाकी फंड मैनेजर नहीं देख पाए। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मिरे एसेट म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर वरुण गोयल। वरुण मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर भी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरुण गोयल ने किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके शानदार रिटर्न जनरेट किए, किन सेक्टर्स पर है उनकी नजर, और वो दो गलत उम्मीदें जिनकी वजह से स्मॉल कैप फंड का निवेशक हमेशा परेशान रहता है। अगर आप भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग बेल भी है और गाइडलाइन भी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, वक्त निकालने के लिए। ये जो स्मॉल कैप के लिए साल रहा, बीता साल 2025, उसको किसी भी मामले में हम बेहतरीन साल नहीं मानते हैं। करीब 30-35 स्मॉल कैप फंड्स हैं और एक या दो को छोड़कर लगभग सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। वैसे में एक मज़ेदार चीज़ जो देखने को मिली वो ये कि आपका जो फंड है वो जैन एंड में लॉन्च होता है और 31 दिसंबर 2025 तक मिरर एसेट स्मॉल कैप का रिटर्न करीब 15.77% है। 1 ईयर इज 16.2% और सिंस इंसेप्शन, जब तक कि मैंने डेटा देखा था, 12.42%। सवाल ये उठता है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा क्या था जो बाकी मिस कर गए, बाकी नेगेटिव में रहे और आप इतने शानदार रिटर्न के साथ। तो स्वाति जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बिल्कुल बराबर कहा कि स्मॉल कैप के लिए बहुत मुश्किल एक वक्त रहा। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा तो 2024 से अभी हम बात करें फरवरी 2026 में, तो करीब 15-16 महीने का करेक्शन एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट में देखने को चल मिल रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी कैटेगरी पे हुआ है तो वो है स्मॉल कैप। तो अगर आप देखिए, निफ्टी मोटा मोटा सेम ही लेवल है, हम लोग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर निफ्टी का लेवल 25,000 से 26,000 के बीच में आप कह सकते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन स्मॉल कैप को अगर देखेंगे अगर आप, तो करीब 25% हम लोग डाउन हैं, जो हमारा सितंबर 2024 का लेवल था। तो डेफिनेटली एक बड़ा करेक्शन मार्केट में स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। अगर आपको याद हो, 2024-25 में कई बार बात भी होती थी कि स्मॉल कैप बहुत महंगा है, पॉकेट्स ऑफ फ्रॉथ है, जो कि सेलेक्टिवली बात बराबर भी थी। और धीरे धीरे वो फ्रॉथ निकल रहा है। तो हम 1.5 साल में 25% प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, और एक इकोनॉमिक साइकिल जो वहां पे एक छोटी साइकिल एंड हो रही थी और एक ये नई साइकिल की अब शुरुआत है। तो हमें लगता है कि एक क्लेंजिंग के दौर से मार्केट निकला, और जिसमें कि जैसा कि आपने बोला काफी मुश्किल एक समय रहा सभी फंड्स के लिए भी। तो हमने जब जनवरी 2025 में ये फंड लॉन्च किया, तो हमने दो चीजें कोशिश की। हम वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ बनी हुई है, और दूसरा महंगे स्टॉक्स को अवॉइड करें। तो स्मॉल कैप की अगर आप अर्निंग्स का थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव दूं, तो हम लोग प्लस 21 से 24 का जो टाइम था, उसमें 33% CAGR अर्निंग्स ग्रोथ रहा स्मॉल कैप यूनिवर्स का, जो कि 2025 में -5 हो गया। तो हम वो अर्निंग्स ग्रोथ माइनस हुआ, इसीलिए स्टॉक प्राइसेस या आप कहें स्मॉल कैप इंडेक्स नेगेटिव हुआ। क्योंकि इवेंचुअली हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो अर्निंग्स का ट्रेंड रहता है, देर सवेर मार्केट का भी वही ट्रेंड रहने वाला है। क्योंकि एक इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, अर्निंग्स में स्लो डाउन हुआ, अर्निंग्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, तो आपका इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी नेगेटिव हुआ। और आज हम उस परिस्थिति में हैं कि मार्केट में धीरे धीरे अर्निंग्स टर्न अराउंड हो रहा है, और स्मॉल कैप में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। और वो जैसे जैसे हम जाएंगे, तो स्मॉल कैप्स के लिए आउटलुक डेफिनेटली बेटर होता जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी कोशिश ये की कि जो स्टॉक्स में अर्निंग्स ग्रोथ बना हुआ है उसमें इन्वेस्टेड रहें, और गलतियां ना करें। गलतियां जैसे कि जो बहुत महंगे स्टॉक्स थे या जिसमें अर्निंग्स में स्लो डाउन आने वाला था, उनको हमने अवॉइड करने की कोशिश की। इज इट सेफ टू से कि जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है वो स्टॉक सिलेक्शन की वजह से हुई है, सेक्टर एलोकेशन की वजह से? ज्यादा रोल स्टॉक सिलेक्शन का रहा है उसमें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो जैसे कि मैं हाउस फिलॉसफी बताता हूँ। मेरे एज अ हाउस जो है, हम लोग कभी भी बहुत ओवर साइज पोजिशन सेक्टर पे नहीं लेते हैं। जैसे अगर कोई सेक्टर का वेट बेंचमार्क में 5% है, तो ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि हम लोग 10, 15, 20% एलोकेशन, मतलब बहुत बड़ा डेविएशन के साथ।
अगर सेक्टर का 5% एलोकेशन है तो आप हमको नॉर्मली देखोगे 0 से 10% की रेंज में हम लोग ऑपरेट करेंगे, मतलब +-5%। इसी तरह स्टॉक में ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉक बेंचमार्क में 0 वेट है और हम लोग 8% लेके बैठे हैं। जो हम्म हम लोग बहुत टाइट कंट्रोल रिस्क पे रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सेक्टोरल एलोकेशन देखेंगे तो बेंचमार्क में जो सेक्टर का एलोकेशन है उसके 0 to 5% में हमारा भी सेक्टर का एलोकेशन आपको मोटा मोटा मिलेगा। तो जैसा कि आपने बोला कि स्टॉक्स की वजह से ना तो ये आउट परफॉर्मेंस कैश कॉल की वजह से आया है, हम लोग कैश कॉल भी एग्रेसिव नहीं लेते हैं, हम्म ना ये आउट परफॉर्मेंस हमारा क्या कहते हैं बहुत बड़ा सेक्टर डेविएशन या स्टॉक डेविएशन के साथ आया है। ये हम्म हमारा सेम सेक्टोरल एलोकेशन में बेटर स्टॉक पिकिंग से, जैसा कि मैं देखता हूँ, जैसे आपने ऑटो सेक्टर लिया, बैंकिंग सेक्टर लिया, लेकिन उसमें जो स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट किए हम्म उसमें अर्निंग आउटलुक बेटर रहा, जिसकी वजह से स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बेटर रहा। तो मोस्ट ऑफ द आउट परफॉर्मेंस जो आया है फंड में जी। वो वहां से आया है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग वरुण, टॉप 3 डिसीजंस कौन से थे आपके पिछले एक साल में जो आपके हिसाब से जिन्होंने सबसे ज्यादा फर्क बनाया आपके पोर्टफोलियो में? जी देखिए मेरा ये 20वां साल है मार्केट में, जी। और एक फिलॉसफी को मैं बहुत स्ट्रांगली लेके चलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करें खासकर स्मॉल और मिड कैप में तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा, हम्म अर्निंग्स को प्ले आउट करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो हम्म हमने कोशिश की, पहली चीज जो मैं मानता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें अगले 2 से 3 साल अच्छी अर्निंग्स की टेलविंड है, जिसमें हम्म सेक्टोरल ग्रोथ पॉजिटिव रहने वाला है, और उसको फिर कंपाउंड करने दें। तो अगर आप देखिए ये साल में हमारा जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है, जो चर्न है, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू पेयर सेट। तो हमने जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लिए, मोटा मोटा आपको वही स्टॉक्स एक साल के बाद भी दिखेंगे। जी कुछ जी। एंट्री एग्जिट जरूर है लेकिन लार्जली पोर्टफोलियो सेम है। या दूसरा हमने जो कोशिश की इसमें कि महंगे स्टॉक्स ना लिए जाएं। तो जैसे कि बहुत ही, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ईएमएस एक सेक्टर था जो पिछले साल बहुत फेवरेट था, और उसमें कुछ स्टॉक्स 80p 100p 125p उस पर ट्रेड करे थे। तो हमने कहा कि हम इस तरह की महंगी पॉकेट्स हैं, कुछ डिफेंस कंपनीज थी, कुछ रेलवे कंपनीज थी जो कि बहुत महंगी थी, और इन सब स्टॉक्स की वजह से, कुछ थीम्स की वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स का ओवरऑल वैल्यूएशन भी बहुत बढ़ा हुआ था। तो हम्म हमने कोशिश की कि बहुत महंगे स्टॉक्स और थीम्स को चेज नहीं करेंगे, एंड वी हम्म विल सिट आउट। और जो हमारे लिए इवेंचुअली हमने देखा कि काफी अच्छा रहा, क्योंकि कई सारी स्टोरीज इसमें जिसमें वो जो 50 60 70 80% तक करेक्शन हमें हम्म पिछले एक साल 1.5 साल में देखने को मिला। और तीसरी चीज जो मैं मानता हूँ कि इवेंचुअली स्टॉक्स में रिटर्न तभी बनता है जब अर्निंग्स प्ले आउट करती हैं। हम्म तो पिछले एक साल में जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में अर्निंग्स नेगेटिव था, तो जी। हमारे हमारे कई सारे स्टॉक्स ने 10 15 20 25 30 40% तक अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर किया, और हम्म जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल, अगर मैं फंड लेवल पे देखूं तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी बेटर रहा एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क, जिसने हम्म डेफिनेटली परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। ओके। आपने कुछ देर पहले रिस्क की बात की थी वरुण। आपके मैंने डेटा देखा फेब 2025 से 2026 फेब के बीच में, 15 फेब के बीच में अपसाइड कैप्चर करीब 129 है, डाउनसाइड कैप्चर करीब 72 है। जी जी जो लोग ये देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अपसाइड मार्केट का मतलब कैप्चर का मतलब है मार्केट ऊपर गया तो आपने अच्छे से उस अपसाइड को कैप्चर किया, उनके साथ आप भी ग्रो किए, और जब नीचे आया है तो फंड कंपेटिवली कम नीचे आया, कम गिरा। ये बैलेंस कैसे आपने मेंटेन किया है बीते एक साल में? देखिए ये बहुत ही मतलब मुश्किल चीज़ है कि जी। गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ। कई बार क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि डाउन साइड अगर 100 है तो आप डाउन कैप्चर 80 रहे, और आप कैप्चर शायद सेम हो तो भी चल जाता है, करेक्ट। आप क्योंकि आप बुरे वक्त में पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन हमारा लास्ट ईयर ऐसा रहा कि जो स्टॉक्स हमने लिए पोर्टफोलियो में उसमें हम्म अर्निंग्स ग्रो क्योंकि लगातार हर क्वार्टर स्ट्रांग आ रही थी, तो मार्केट में थोड़ा भी पॉजिटिव मोमेंटम होता था तो वो स्टॉक्स में आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता था। हम्म तो मेरे हिसाब से जो क्रक्स है इसका वो ये है कि अर्निंग्स अगर आप ठीक, और खासकर ऐसे टाइम में जब मार्केट पूरी तरह अर्निंग स्टार्व्ड है, जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, तो उसमें जो भी स्टॉक्स में पॉजिटिव अर्निंग्स ट्रैक्शन रहा, हम्म उसमें अच्छा परफॉर्मेंस मिला। तो हमारा लगातार ये कोशिश ये बना रहेगा, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी मेरी समझ में हम्म कि आप ऐसे 40 50 स्टॉक्स ढूंढ के निकालें जिसमें अगले 3 साल अर्निंग स्ट्रांग रहे, और आप उसको होल्ड करें, उसे प्ले आउट करने दें। तो कोशिश यही है कि हम उसमें गलती ना करें। जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, अगर ये कंपनीज अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती रहती हैं,
और इसमें लगातार हर क्वार्टर अर्निंग्स पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो सूनर और लेटर मार्केट अर्निंग्स को रिवॉर्ड करता है। एंड हाउ डू यू मेक श्योर वरुण, इतनी सारी कंपनीज है, मतलब स्मॉल और मिड कैप तो फिर भी आपको पता है 100, उसके बाद से 150 और कंपनियां मिड कैप में आती, स्मॉल कैप का यूनिवर्स काफी बड़ा है, जी उसमें से वो 80 कंपनियां अभी आपके पोर्टफोलियो में इतनी ही हैं शायद, जी निकालना जिसमें आप बार बार कह रहे अर्निंग ग्रोथ पे आपने फोकस किया, सो व्हाट इज योर मैकेनिज्म टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो? जी। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 251 ऑनवर्ड्स एज पर द एम्फी क्लासिफिकेशन स्मॉल जी। कैप होता है। तो हम्म। 251 से 1000 अगर मैं बोलूँ, मोटा मोटा ये हमारा रेंज है। हाँ। हालांकि एक आध स्टॉक उसके बाहर भी होंगे, बट मोटा मोटा तो 251 टू 1000 की जो रेंज है, इसको मार्केट कैप के टर्म्स में देखें तो आज की डेट में करीब वो 35,000 करोड़ एट द टॉप एंड, और बॉटम एंड में आई थिंक 2,500 करोड़ के आसपास आता है। तो हम्म। ये एक रेंज है, तो आपको बहुत, तो 750 स्टॉक्स में से हमने, आप मान लीजिए 10%, मतलब 79 स्टॉक्स हैं आज पोर्टफोलियो में, तो जी। मोटा मोटा 10% हमने स्टॉक्स चूज किए हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ऑब्वियसली कि आप क्या होल्ड कर रहे हैं, इवेंचुअली उस वही डिटरमाइन करेगा पोर्टफोलियो का फेट। तो हमारा जो क्राइटेरिया है कि अर्निंग्स ग्रोथ एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। तो हम्म। हम लोग जो देखते हैं कि एक तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कंपनी। तो अगर आप लंबे समय तक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो लगातार उसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता रहे। और वो हम्म। तभी कर पाएगा जब बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव एज होगा, कोई एडवांटेज होगा जो उनके पास है। हम्म। दूसरा, मैनेजमेंट क्वालिटी एथिकल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तीसरा, जी। हम लोग जो देखते हैं अकाउंटिंग क्वालिटी। अगर आप देखिए कि जितनी भी कंपनीज हैं, कोशिश ये है हमारा कि बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेट ना हो, बहुत ज़्यादा लेवरेज ना हो, हम्म। और क्या कहते हैं, लाइट बैलेंस शीट हो। और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कैश रिच कंपनीज हैं, जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं। ROC ROE हमारा 17 18 19%, मतलब कोशिश ये है कि कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज हैं। और ये ऑब्वियसली सबको कंबाइन करके अगर आप उसको एवरेज वैल्यूएशन पे ला सकते हैं, हम्म। तो फंड में अगर मोटा मोटा देखिए, कोशिश हमारा है कि अर्निंग्स ग्रोथ एग्रीगेट लेवल पे बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए, ओके। ROE एग्रीगेट लेवल पे बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए, और वैल्यूएशन अगर सिमिलर भी हो गया, हम्म। अ, तो आई थिंक वी वुड हैव डन अ गुड जॉब। हम्म। नेक्स्ट आते हैं आपके एयूएम पर, जो फेब में फेब 2025 में 1054 करोड़ के पास था, अभी वो 3102 करोड़ के आसपास जी ऑलरेडी पहुंच चुका है। और स्मॉल कैप में ये कहा जाता है कि एयूएम बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। किस लेवल पर आपको लगता है कि एयूएम जो है वो परफॉर्मेंस के लिए हेडविंड बन जाता है, और अभी आप कितना कंफर्टेबल है इस एयूएम पर? देखिए, हम लोगों ने जो NFO किया था लास्ट ईयर जनवरी में, जैसा कि हम्म। आपने बोला कि हम्म। 1050 करोड़ हमने कुछ रेज किया था, जो कि जी। धीरे धीरे हर महीने हमारे पास इन्फ्लोज आ रहे हैं, और काफ़ी इन्वेस्टर्स का सपोर्ट और क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट है। तो अभी हम कुछ, जैसा आपने बोला, 3100 करोड़ है, हर महीने 200 300 करोड़ का इन्फ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। जी। और साइज का मामले में बोलूँ कि देखिए, हमारी इंडस्ट्री में फंड्स 1,000 करोड़ से 70,000 करोड़ तक स्मॉल कैप फंड्स हैं। जी। और तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि साइज बढ़ने से जरूर मेहनत जरूर बढ़ जाती है, लेकिन कोई एक ये नहीं है कि अगर आपका बड़ा साइज है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, शायद थोड़ा सा मेहनत और कुछ लिक्विडिटी फैक्टर्स पे आपको अधिक ध्यान देना पड़ता है। हम्म। जैसे हमारे इंडस्ट्री के सीनियर्स ने प्रूव किया है हम्म। कि 30,000 40,000 50,000 करोड़ पे भी फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट हम्म। हाँ, डेफिनेटली आज जो हमारा साइज है 3,000 करोड़, वो एक एडवांटेज है। क्योंकि हम्म। जैसे मान लीजिए, अगर कोई स्टॉक हमें 2% वेट के साथ पोर्टफोलियो में लेना है, तो 50 60 70 करोड़ का ही लिक्विडिटी हमें चाहिए। जिसका जी। मतलब यह है कि सबसे पॉपुलर आइडिया को हमें चेस करने की जरूरत नहीं है। और हम्म। अगर कोई स्टॉक हमें लेना है तो हम जल्दी उसमें एंटर कर सकते हैं, और अगर अपसाइड कैप्चर हो गया है तो हम उसको जल्दी एग्जिट भी कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली हमारे साइज का एक एडवांटेज है। मेरा ऐसा मानना है कि 10 15 20 हजार करोड़ तक तो साइज रिलेटेड कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है। हम्म। और हम लोग तो अभी बहुत दूर हैं उस लेवल से। जी। तो आई डू नॉट foresee एनी सच इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये सवाल हालांकि शायद अभी बहुत अर्ली है मेरे लिए पूछना, लेकिन आई थिंक मेरे अ, उन शुरुआती फंड हाउसेस में रहा है जिसने साइज बढ़ने पर नया इनफ्लो रोकने के लिए बहुत खुल के बोला, भाई इससे जी ज़्यादा हम पैसे भी आपसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के हित को भी देखना है। जी आई नो इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट अगर एक लेवल ब्रीच करता है या क्रॉस करते हैं आप, वो भी कभी हो सकता है ऐसा स्मॉल कैप फंड के साथ?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो एक देखिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। या हम लोग अगर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करेंगे तभी तभी हम लोग अपना इंटरेस्ट भी सर्व कर पाएंगे हम्म इवेंचुअली। तो जैसे कि आपने बोला, मेरे एज अ फंड हाउस हिस्ट्री है कि अगर हमें लगता है कि फंड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्केल अप हो गया है, तो हमने पहले भी AUM इनफ्लोज कैप किए हैं। और अगर कभी ऐसा मौका है, हालांकि अभी तो हम बहुत दूर हैं, जैसा आपने बोला 3,000 करोड़ तो बहुत छोटा साइज है, बट हम्म अगर कभी ऐसा लगेगा कि दैट इज अ हैप्पी प्रॉब्लम टू हैव, कि वी आर एबल टू रेज अ लार्ज AUM एंड देन सडनली वी बिलीव कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, बट अभी वो लेवल से हम बहुत दूर हैं। बहुत दूर है। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम रहेगी। हम्म अच्छा वरुण, स्मॉल कैप में ना रिस्क सिर्फ बिजनेस रिस्क नहीं होता है, लिक्विडिटी रिस्क आपने भी कहा कि एक होता है वहां जी पे। जी और जब फंड बड़ा होता है तो खरीदते और बेचते समय प्राइस बिगड़ता है, ये सब जानते हैं। आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि आप किसी स्टॉक में फंस ना जाए? जी, देखिए ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एक इसमें दो चीज़ें मैं बोलूँगा। जी। एक, स्मॉल कैप का साइज जो है हम्म एज अ कैटेगरी, ये हमें देखना है कि बहुत बदल गया है पिछले 5 साल में। तो मैं आपको हम्म एग्जांपल देता हूँ कि 2020 जून में जो क्लासिफिकेशन एम्फी ने किया था, वो उसमें मिड कैप का डेफिनेशन था 7,000 करोड़ से 27,000 करोड़, हम्म मिड कैप का। और अगर जून 2025 मतलब पिछले साल का आप क्लासिफिकेशन देखें, तो अब स्मॉल कैप का क्लासिफिकेशन है 10,000 से 30,000 करोड़। हम्म 5 साल के अंदर अंदर करीब 4 गुना का गैप। तो जून 2020 में मिड कैप वाज 7,000 टू 27,000 करोड़, और जून 2025 में मिड कैप वाज आपका 30,000 करोड़ टू 90,000 करोड़, तो हम्म ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। हम्म सिमिलरली स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे, तो 2,500 से 8,000 करोड़ का जो बैंड था, 251 to 500 स्टॉक, वो हम्म अब हो गया है आपका 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज कर रही है, तो लिक्विडिटी की जितनी प्रॉब्लम 5 साल पहले थी वो शायद अब नहीं है। ये ओके। कंपनीज, काफी सारी कंपनीज अब ये काफी बड़ी हो गई, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में फास्ट ग्रोथ देखने को मिला है हमें। हम्म उस वजह से जब आप आज की डेट में स्मॉल कैप कैटेगरी को देखते हैं, तो हम्म इनकी मार्केट कैप बड़ी है, 4 गुना बड़ी है 5 साल पहले से। और आपकी क्या कहते हैं, लिक्विडिटी भी बड़ी है। इसमें आप अब देखेंगे तो रिसर्च रिपोर्ट्स जो ब्रोकर से, सेल साइड से आती हैं, जी। चाहे वो डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकर से, वो भी बढ़ गई हैं। तो डिस्कवरी भी जल्दी होती है। हम्म तो डेफिनेटली चीज़ें 5 साल पहले से बहुत बेटर हैं। लेकिन जैसा आपने बोला, फिर भी कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें हमें देख के चलना होता है। तो एक लिक्विडिटी का क्राइटेरिया हम रखते हैं कि हम कोई ऐसा स्टॉक ना लें जिसको हम हम्म कल बेच ना पाए। और जैसा कि मैंने बोला, पोजीशन के कैप, तो हमारा जी। कोई भी पोजीशन अगर आप देखेंगे, तो सबसे बड़ा स्टॉक भी जो है पोर्टफोलियो में, वो 3.5% ही वेट है। हम्म उससे बड़ा कोई स्टॉक नहीं है। तो हम्म हमने कोई बहुत बड़ा साइज, और 100 करोड़, 3.5% हमारे फंड के साइज पे कोई 100 सवा 100 करोड़ का ओवरऑल पोजीशन हुआ। तो बहुत ओके। बड़ा पोजीशन हमने नहीं लिया। और दूसरी चीज, फंड लेवल पे जो हमने की है, हम्म करीब 25% जो फंड है वो लार्ज और मिड में है। तो ओके। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विडिटी इवेंट होता है, बहुत बड़ा पैनिक होता है जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स को रिडीम करना है, तो हम्म वो एक अमाउंट, वो जो लार्ज और मिड कैप का एलोकेशन है, वो बहुत क्विकली आप सेल करके इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो वो ओके। उसके लिए भी मुझे कोई ऐसा चैलेंज नजर नहीं आता। अभी नहीं आ रहा। ओके, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एग्जाम्पल, जस्ट थिंकिंग अलाउड, कि कोई अच्छा स्टॉक होते हुए भी सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से पोजीशन छोटी रखनी पड़ी हो? जी जी, ये मतलब ये ऐसा है कि आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है सारी चीज़, कि मतलब हम्म अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप उसको ना तो ज़्यादा ले सकते हैं, और ले लिया तो आप उसे बेच नहीं सकते। तो हम्म ऐसी चीज़ में फिर जाना आपको अवॉइड करना है, या फिर पोजीशन साइज अपनी बहुत लिमिटेड रखनी है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी बनी रहे उसमें। तो ये एक, लिक्विडिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसको हम कंसिडर करते हैं व्हेन एंटरिंग एनी स्टॉक। ओके। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स के नंबर है अभी करंटली 79-80 के रेंज में, उतने जी ही रहे हैं मोस्टली आई थिंक बीते एक साल में। जी और जी। जो इंडस्ट्री का अगर देखें बाकी इसी कैटेगरी में, उससे फिलहाल काफी कम दिखता है, राइट? आपने ये जानबूझ के कॉल लिया है कि आप इतने सेलेक्टिव रहेंगे, या फिर कोई और वजह है? देखिए, कई रीज़न है, सबका अपना स्टाइल है। जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, हम्म वो नहीं कहती कि 30 ठीक है, कि 50 ठीक है, कि 100 ठीक है, कि 200 हम्म ठीक है। ये हम्म आपके अपने तजुर्बे से, आपके अपने किस तरह से बैलेंस बन पाता है, हम्म और इकोनॉमी में कितना डायनेमिज्म है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं PMS AIF का फंड मैनेजर रहा काफ़ी साल, तब मैं 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो
बनाता था, और वो 30 भी ज्यादा लगता था। है ना। तो वो, हम्म और वो एक टाइम था जब एक बहुत नैरो बैंड इंडियन इकोनॉमी में कुछ बैंकिंग, ऑटो, आईटी, फार्मा, 4-5 सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करते थे। हम्म आज जो मार्केट में स्थिति है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, सेमीकंडक्टर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंटरनेट भी है। तो एक दिन मेरा ऐसा मानना है कि एक तो चॉइस ऑफ सेक्टर्स, चॉइस ऑफ थीम्स बढ़ गया है। इसलिए हम्म नंबर ऑफ स्टॉक्स का चॉइस आपको डेफिनेटली ज्यादा रखना पड़ेगा हम्म 5 या 10 साल पहले से। अच्छा आ, तो एक दूसरा साइज, पोर्टफोलियो साइज, जैसे हमारा अभी साइज सिर्फ 3100 करोड़ है। साइज अगर 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ होता, हो सकता है थोड़े से ज्यादा स्टॉक्स इसमें हम्म लेने पड़ेंगे। तो हम्म एज ऑफ नाउ 60, 70, 80, आई थिंक ये रेंज एक ठीक रेंज है। और हम्म इसमें अगर जैसे कि मैंने बोला, कोई थ्योरी नहीं है, इट इज अच्छा लाइक कहाँ बैलेंस आपका पोर्टफोलियो का बन पा रहा है। हम्म एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज हम लोग उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को ऑल्टर कर सकते हैं। हम्म कंसंट्रेशन वाइज देखें वरुण, तो टॉप 3 सेक्टर्स में आपका 34%, टॉप 5 सेक्टर्स में 49.8 और टॉप 10 सेक्टर्स में 75.2% है। एवरेज एक्सपोजर 3.80% का है। इसी रेंज में रखने की कोशिश करेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी? हाँ, देखिए जैसे मैंने बोला, किसी भी सेक्टर में हम डिस्प्रोपोर्शनेट वेट नहीं रखना नहीं चाहते, बनाएंगे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सेक्टर के कोई रेगुलेटरी चेंज आया, या कोई सेक्टर के ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को कोई टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया, तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम लोग की हम्म कोशिश यही रहती है कि बेंचमार्क में जो भी वेट है, उससे बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई या लेस वेट हम लोग सेक्टर में ना रखें। ओके ऑलराइट। आपके टॉप होल्डिंग्स में कई फाइनेंशियल नेम्स हैं और ओवरऑल आई थिंक फाइनेंशियल एक्सपोजर भी मीनिंगफुल है। इसके पीछे कोई कोर थीसिस आपकी या कोई वजह? देखिए 2-3 रीजन है। एक, फाइनेंशियल्स अभी भी सबसे चीपर पार्ट ऑफ द मार्केट है, अगर आप देखें हम्म वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स को देखें, तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत बीटन डाउन थे। अगर आपको हम्म याद हो, माइक्रो फाइनेंस साइकिल में बहुत बड़ा ब्लो अप हुआ था, कई सारी कंपनीज प्रॉफिट से लॉस की तरफ चली गई थी। और स्मॉल कैप स्पेस में इसका इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट था, क्योंकि जो स्मॉल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनमें बड़ा इम्पैक्ट आता है। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस साइकिल रिकवर कर रहा है, तो आपका वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी बहुत तेजी से घूम रहा है। तो हम्म हमने देखा, एक तो काफी सारे स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अर्निंग्स रिकवरी बहुत शार्प होने वाला है, और जो ऑलरेडी प्ले आउट कर रहा है। हम्म दूसरा, अगर आप देखें क्रेडिट साइकिल को, तो बैंकिंग सेक्टर की हालत अभी काफी अच्छी है। जी इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ 10% का है। आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है। इस वजह से क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम लेवल पे 12-13% तक जा सकती है। हम्म 12-13% पे अगर सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, तो कई सारे जो स्मॉल बैंक्स हैं, स्मॉल एनबीएफसीज हैं, ये 15, 16, 20% तक ग्रोथ कर सकते हैं। एनपीए साइकिल अभी अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसा रिटेल क्रेडिट साइकिल, कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल का कोई अभी साइन नहीं है। तो हम्म हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ, और एनपीए और क्रेडिट कॉस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट, आरओईज अच्छा 15, 16, 17% का आरओई, तो ये अभी बना रहेगा शायद 2 साल के लिए। हम्म आउटलुक पॉजिटिव है, और हम्म वैल्यूएशंस भी ठीक है। इसलिए हम्म हमारा पोर्टफोलियो में अच्छा एक वेटेज हमने बैंक्स और एनबीएफसीज को दिया है। हम्म जो कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, डेफिनेटली वो सेगमेंट है एक जो 10 साल का ट्रेंड है, हम्म फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और जो भी लोग हैं जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कस्टोडियंस हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन सब में एक अच्छा ग्रोथ, और जीएसटी कट के बाद इंश्योरेंस का आउटलुक और अच्छा हो गया है। जी तो वो एक, हमें लगता है डिकेडल थीम है। हम्म इसलिए पोर्टफोलियो में अच्छा एक्सपोजर हमने उस थीम में भी रखा है। ऐसा कौन सा सिग्नल्स होगा जिस पर आप फाइनेंशियल एक्सपोजर घटा देंगे? देखिए, अगर क्रेडिट साइकिल की अगर कोई आहट सुनाई देती है, जैसे कि हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर लेवरेज हो जाते हैं हाउस होल्ड्स। तो हम्म पर्सनल लोन्स में सबसे पहले स्ट्रेस दिखता है जब भी कभी या तो इनकम की प्रॉब्लम आती है। जब हम्म जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होती है, या कोई इनकम का स्लो डाउन आएगा, तो आपको वो पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड लोन्स में डेलिक्वेंसी के रूप में दिखने लगता है। हम्म एसएमई सेक्टर में अगर कोई स्लो डाउन आता है बड़ा, तो एसएमई लोन से उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो अभी कोई ऐसा साइन नहीं है, लेकिन हम लोग हर क्वार्टर ऑब्वियसली उसको मॉनिटर करते हैं, और अगर कुछ ऐसा साइन दिखेगा, हम्म हमारा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी एक्चुअली अभी यहाँ से रिकवरी के पाथ पे है, और वो बना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कट्स, जीएसटी कट्स,
आरबीआई की तरफ से 125 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेपो रेट कट, तो ये सब चीज़ें मिला के, और अभी हम्म हमारा यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, तो मैक्रो न्यूज सब पॉजिटिव है। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ एक्चुअली एक्सेलरेट करना है। जब हम्म ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा तब ये कंसर्न्स ज्यादा आएंगे। ओके। सेक्टोरल अगर हम एलोकेशन में देखें, बहुत ज़्यादा हालांकि आपने पिछले एक साल में नहीं बदलाव किया। मोस्टली मुझे दिख रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपका 2.6% एलोकेशन था इन द मंथ ऑफ फेब लास्ट ईयर, जिसको आपने घटा के एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? ठीक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक तो थोड़ा सा डेफिनेशनल चेंजेस हैं उसमें। हम्म दूसरा, कंज्यूमर में एक बहुत बड़ा चेंज जो हो रहा है कि आपका जो स्टेपल कंपनीज थी कंज्यूमर, जो एफएमसीजी सेक्टर हम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के आने से। तो जो अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन का मोड था हमारा कि हम्म आपको हर गांव में कुछ एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट्स मिलते थे, वो हम्म एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जहाँ पे हर कोई पहुंच नहीं सकता था। और अब क्या हम्म हो गया, क्योंकि क्विक कॉमर्स है, तो नई नई कंपनी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का बिजनेस बड़ा फटाफट से रीच आउट कर पाती हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो हम्म हमारा ऐसा मानना है कंज्यूमर स्पेस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और हम्म जो एग्जिस्टिंग लीडर्स थे उनका बिजनेस चैलेंज हो रहा है, जो शायद एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज है। तो ओके। इसके लिए हमने जो कंज्यूमर अपना प्रेफरेंस है वो क्या कहते हैं, ओल्ड विनर्स से हटा के जो ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी है या आपका फूड कंपनीज हैं उनकी तरफ ज़्यादा किया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ओके। चेंज देखने को मिलेगा। कौन से सेक्टर में आपने एलोकेशन कम किया क्योंकि वहां आपको लगा कि वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं, और किन सेक्टर में कम किया क्योंकि आपको लगा फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं? देखिए, इसमें जैसे कि केमिकल सेक्टर है, उसमें हमने कुछ एलोकेशन, जैसे कि 2.5-3 साल से स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन अभी हम्म भी परिस्थिति थोड़ी चैलेंजिंग बनी हुई है। इसका हम्म रीज़न ये है कि चाइना में बहुत फास्ट रैंप अप कैपेसिटी का हुआ, जिसकी वजह से कई सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को हम्म क्या कहते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का सामना करना पड़ा, जो कि सिचुएशन अभी भी चल रही है। तो हम उस पर थोड़ा सा कॉशियस है और अंडरवेट स्टैंड हमारा केमिकल सेक्टर पे है। हमने कुछ उसमें रिड्यूस भी किया है। और अगर आप देखें इम्प्रूवमेंट में, तो ऑटो ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जीएसटी कट्स का ऑटो सेक्टर है। तो हम्म ऑटो एंसिलरीज हमें लगता है, ऑटो ओईएम्स, ऑटो एंसिलरी, ये एक सेगमेंट है जो यहाँ से और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसमें हम लोग लगातार अपॉर्चुनिटीज और ढूंढ रहे हैं। हम्म एक रिस्क होता है स्मॉल कैप में, कि ये आई थिंक सारी लार्ज और मिड कैप में भी होता है कि अच्छी कंपनी के नाम पर बहुत महंगी कंपनी खरीद ली जाती है। जी कैसे तय करते हैं आप, कैसे डिसाइड करते हैं कि प्राइस ज़्यादा हो गया है और अब रिस्क रिटर्न खराब हो रहा है? पीबी रेशियो देखते हैं या फिर ग्रोथ विजिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगती जी, है? आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि देखिए, मार्केट में जैसे मैंने बोला 2 साल से ग्रोथ का बड़ा चैलेंज है। तो हम्म जो कंपनी 20% की कंसिस्टेंट ग्रोथ डिलीवर करती है, तो हम्म ऑब्वियसली उसमें चेजिंग होती है, और बहुत लोग चाहते हैं उसको पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना, और इसलिए नॉर्मली आप देखते हो कि मल्टीपल स्ट्रेच हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसीजन आपको एज अ फंड मैनेजर लेना है, वो ये लेना है कि जो ये 20% की ग्रोथ है या एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जैसे इकोनॉमी में नॉर्मली ग्रोथ 10-12% की है, और कोई कंपनी 20% की से ग्रो कर रही है, तो सबसे बड़ा जो डिसीजन आपने लेना है, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ कितने साल कंटिन्यू करेगी। हम्म अगर वो एक्स्ट्रा ग्रोथ लंबी चलने वाली है, तो मल्टीपल भी होल्ड करेगा, हम्म चाहे वो महंगा ही क्यों नहीं है। yeah, तो आपको ये व्यू लेना है बिजनेस के फंडामेंटल समझ के कि ये हाई ग्रोथ कब तक सस्टेनेबल है। अगर वो सस्टेनेबल है, तो आप जरूर उसमें इन्वेस्टेड रहिए। और कुछ ऐसे नाम हमारे पोर्टफोलियो में हैं जो महंगे हैं, लेकिन हमें लगता है हाई ग्रोथ सस्टेन करेगी। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ, अगर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ होने वाला है, तो हम्म जरूर आपको अपनी पोजीशन को रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर स्टॉक भी महंगा है और ग्रोथ भी फिजल आउट हो गई, तो हम्म आपका अर्निंग्स डाउनग्रेड भी होगा और मल्टीपल भी कट होगा, तो हम्म डबल वैमी हो जाता है। हम्म तो आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट एक्सपेंसिव नेम्स। कुछ नाम बताना चाहेंगे जहां पर जो महंगे हैं लेकिन आपको लगता है कि वहाँ हाई ग्रोथ अभी है, स्कोप है? देखिए, नाम मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ ओके। रेगुलेटरी रीजंस। आज ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने डिटेल में फंड के बारे में बता दिया, आप इतने सालों से बाजार में हैं वरुण, और रिटेल कस्टमर की साइकी भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं। रिटेल को लगता है कि भाई ऐसा करो, पोर्टफोलियो देखो, और जो पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं अच्छे तीन चार नाम जहाँ पे ठीक ठाक एलोकेशन है, वो अपने पोर्टफोलियो में रख लो,
और चेक करते रहो, जब वो निकल रहे तो आप भी निकल जाओ, इतना इजी है ये। बहुत लोगों को लगता है। ये उनके लिए सवाल है कि ये एक तो ये अप्रोच कितना सही या गलत है। और आपके हिसाब से स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किन दो गलत एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए? कि मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ। जी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा 20वां साल है मार्केट में, और मैंने जी। कम से कम 6 करेक्शन ऐसे देखे हैं 30% और उससे ज़्यादा के स्मॉल कैप स्पेस में। और हम्म। अभी पिछले 1.5 साल से हम भी वो एक दौर से गुजर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो कम से कम 5 साल का व्यू लेकर आइए, उससे कम का टाइम होराइजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं, चाहे हम्म। आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या आप अपना घर खरीदने के लिए, या कोई रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप एक मस्ट एलोकेशन है। जी। तो 5 साल से ऊपर का व्यू लेकर आइए, बहुत अच्छा है। और दूसरा, 30% का करेक्शन हमें देख के हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल हम्म। कैप में आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे ये विधि का विधान है, आप कभी तो होगा ही। हम्म। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी 7.5 साल की एक बेटी है। जब मैं जी। उसके लिए सेव करता हूँ तो मैं सिर्फ स्मॉल कैप में करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसके लिए जब एक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी शायद 10 साल बाद, जब वो कॉलेज जाएंगी 17-18 साल की एज में, तो हम्म। 10 साल में शायद एक या दो या तीन करेक्शन 30% के या उससे ज्यादा के मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हम्म। लेकिन उसके बाद भी वो कंपाउंडिंग मेक सेंस। तो मैं आपको अगर कुछ डेटा दूं, जी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है हमारा, हम्म। 2004 से एग्जिस्टेंस में है, और उसका 21 साल का आईआरआर कुछ 16% का है। ये इंडेक्स इंडेक्स का है ना। और एक्टिव फंड्स, कई सारे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं इस देश में जिन्होंने इंडेक्स के ऊपर 2, 3, 4, 5% ऐड करके डिलीवर किया। तो स्मॉल कैप एक ऐसा असेट क्लास है, आई थिंक नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, जो आपको हाई डबल डिजिट रिटर्न हम्म। 20 साल से डिलीवर किया है। तो उसकी पावर बहुत है ना। तो अगर कोई भी असेट 25-26 साल 20% से ग्रो करता है तो 100 गुना हो जाता है। हम्म। जस्ट थिंक ऑफ द काइंड ऑफ कंपाउंडिंग विच इज पॉसिबल। तो इंडियन स्मॉल कैप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि 5 साल का व्यू लेना है, और हम्म। 30% अगर करेक्शन हो तो हम्म। हमें घबराना नहीं है। तो ये हम्म। सबसे जरूरी चीज है। और दूसरा, जैसा कि आपने बोला, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल कैप्स फंड हैं उनकी टॉप होल्डिंग्स को वो चाहते हैं उस पे। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उसमें कुछ गलत नहीं है, आप स्टडी करें खुद। हम्म। देखिए, इसमें चॉइस जो है हमारे पास, कि चाहे जैसे कोई भी प्रोफेशनल होता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे लॉयर है, चाहे फंड मैनेजर है, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक एस्टैब्लिश सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। हम्म। अगर आप मार्केट में टाइम एनर्जी स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं, तो ज़रूर पर्सनल इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए कि क्योंकि डायनेमिक इकोनॉमी है, डायनेमिक मार्केट है, तो आपको उस पर लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगी। एक सवाल और बस जाने के पहले, अभी भी ईयर टू डेट रिटर्न अगर देखेंगे आप स्मॉल कैप में तो मोस्टली नेगेटिव में है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं जो कुछ वक्त पहले तक दिख रहा था। और जी। 1 ईयर रिटर्न जो है अब ठीक ठाक पॉजिटिव में करीब सारे फंड्स का दिख रहा है। जो रेंज मुझे दिख रही है इस वक्त 19% से ऑलमोस्ट 5% से 19% के बीच में सारे फंड हाउसेस के स्मॉल कैप फंड। क्या हम जो रिटर्न का जो खराब दौर चल रहा था स्मॉल कैप का, ये कह सकते हैं कि अब रुका है, थमा है, अब यहाँ से हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी स्मॉल कैप में? देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2026 में, या। जब 2024 में जब मार्केट पीक पे था 26,000, हम्म। उस टाइम हमारा जीडीपी एक्चुअली बॉटम हुआ। अगर आपको याद हो, सितंबर 2024 में 5.5% का हमारा जीडीपी ग्रोथ आया था। जी। लेकिन क्या था कि जब बाजार का मूड अच्छा है, तो उस साल अगर आप देखिए, इलेक्शन आउटकम थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, अर्निंग ग्रोथ स्लो था, लेकिन मार्केट का मूड अच्छा था, तो मार्केट चले जा रहा था, चले जा रहा था। फिर और एक दिन ऐसा आया कि मार्केट को रियलाइज हुआ कि नहीं, अच्छी न्यूज़ अब खत्म हो चुकी है, अब नेगेटिव है। और वहां से 1.5 साल हमने देखा 25-30% का करेक्शन, कई स्टॉक्स 50-60-70% करेक्ट किए। और अगर आप देखेंगे अभी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट लगातार घट रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव स्टिमुलस, डायरेक्ट टैक्स कट का आया, जीएसटी कट का आया, आपका क्या कहते हैं, बड़ी डील्स ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने की, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इकोनॉमी जो 6.5% पे थी वो 7.25 7.5% तक, अर्निंग्स ग्रोथ जो स्मॉल कैप की नेगेटिव थी लेकिन पॉजिटिव हो रही है। लेकिन मार्केट का मूड अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो हम्म। कहने का मतलब यह है कि ये चीजें ऐसी होती हैं जो परफेक्टली टाइम नहीं की जा नहीं सकती। की ये जा सकती। सेंटिमेंट उस पे कई बार डेटा पे ओवर पार करता है शॉर्ट टर्म में, हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में डेटा विंस।
तो जो जैसे सितंबर 2024 में था कि सेंटिमेंट वाज ओवर पावरिंग डेटा ऑन द पॉजिटिव साइड, अभी क्या है कि सेंटिमेंट इज ओवर पावरिंग डेटा ऑन द नेगेटिव साइड। लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगले 2 क्वार्टर में जब स्मॉल कैप का अर्निंग्स में इतना बड़ा डेल्टा आपको -10 से +10 +15 की तरफ आप जाएंगे, तो सडनली पीपल विल रियलाइज दैट थिंग्स हैव टर्न अराउंड। और इसीलिए हमारा आउटलुक ये है कि स्मॉल कैप में जो वर्स्ट है वो शायद निकल चुका है, और यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक अर्निंग्स का और होपफुली मार्केट का रहना चाहिए। थैंक यू सो मच वरुण, इतने ही बहुत ही आसान शब्दों में आपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपने फंड के बारे में बताया, साथ ही एक जनरल आउटलुक भी दे दिया स्मॉल कैप को लेकर। आई होप जो बी वेल्दी के सब्सक्राइबर हैं उनको इससे एक गाइडेंस मिलेगी और वो सोच समझ के एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे अगर उनको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप स्पेस में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट में सबसे पहले आप वरुण को थैंक यू बोलेंगे। बहुत ही अच्छी बातें, काम की बातें उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बताई हैं। दूसरी बात, कोई उलझन है तो आप वो भी कमेंट करेंगे, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को ढेर सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।